नमस्कार जी। हमने अपने इस शो आज और कल में पिछला एपिसोड किया था पाकिस्तान के ऊपर, जिसका जो पार्ट नंबर 1 था उसमें हमने चर्चा करी थी कि इस देश की जो स्थापना हुई वो मज़हब के आधार के ऊपर हुई और किस प्रकार से आने वाले समय में जो बाद में 74 साल निकले वो भारत के साथ में वो शत्रुता निभाता चला आ रहा है। अब आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान की कि एक विशेष जो उनके साथ में जो एक अलग अलग घटनाएं हुई, जो भारत सेंट्रिक उसने अपनी एनिमोसिटी जो है आगे बढ़ाई। तो अब एक आजकल जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो कुछ वाक्य जो है उनके काफ़ी रिपीट करते रहते हैं बार 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 बार। तो उनके ऊपर से चर्चा शुरू करते हुए फिर आगे के बिंदुओं के ऊपर हम जाएंगे। अभी तक वो उनका जो एक बहुत ज़्यादा बहुचर्चित वो अपने पाकिस्तान के लोगों के साथ भी बात करते हैं और बाहर जाते हैं, विशेष करके इस्लामी दुनिया में। तो वो रियासत मदीना इस वाक़े का बहुत प्रयोग करते हैं और उसके ऊपर थोड़ा मैं प्रकाश डालता हूँ कि जब प्रॉफेट मोहम्मद मक्का से उन्होंने हिज्र किया था मदीना में 622 ईस्वी में, और मदीना में जाकर के जो उन्होंने एक छोटी सी रियासत कायम की थी, तो उस रियासत का ही हवाला वो हर समय देते रहते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर अमन चैन कायम किया, किस प्रकार से उन्होंने इत्तेहाद कायम किया, किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर जो है जस्टिस की गवर्नमेंट वो उन्होंने बनाई। लेकिन ये एक विडंबना है, दिस इज एन आयरनी, कि जिस बात का वो जिक्र करते हैं, हवाला देते हैं, और पूरी की पूरी पाकिस्तान की रियासत उसके विपरीत चलती है। ना तो वहाँ पर जो शासन है वो न्याय का है, ना तो वहाँ पर जो बातचीत है वो सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी, ऐसा कुछ भी उनका दिखता नहीं है। केवल एक भारत विरोध और किस प्रकार से भारत का जो अभिन्न अविभाज्य अंग कश्मीर है उसको हथियाया जाए, उनकी पूरी राजनीति कूटनीति पूरी उनकी इसके इर्द गिर्द चलती रहती है। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय भी जो मंच हैं, अभी हाल ही में उन्होंने एक यूएन की जो जनरल असेंबली है उसको उन्होंने जो है एड्रेस किया था, वर्चुअली एड्रेस किया था। तो बार बार वो कहते रहते हैं कि भारत में इस वक्त जो शासन है बीजेपी का, वो आरएसएस वालों का जो शासन उसको वो बताते हैं। तो उसको वो कई कई उपमाएं देते रहते हैं, कभी फासिस्ट है, ये है। अब सवाल यह है कि पूरी विश्व को जिसको वो संबोधित करते हैं, उनके सामने भारत का इतिहास भी है, उनके सामने पाकिस्तान का इतिहास भी है जो आज ही बना है। तो भारत ने तो अपनी जो लिखित इतिहास है अपना, दुनिया की प्राचीनतम पुस्तक जो है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद से लेकर आज दिन तक किसी की धरती के ऊपर हमने जो है मैली आंख से देखा नहीं। हमने तो, हमारे यहाँ तो ये जो है इस प्रकार के उदाहरण हैं कि भगवान राम जब श्रीलंका को विजित करके आए तो वहीं के रावण के भाई को ही उन्होंने वो वहां का शासन दे दिया, तो स्वयं अपने शासन में मिला सकते थे। तो इस प्रकार का तो कभी हमारा जो है वो हमारी मानसिकता या हमारी जो विचारधारा रही नहीं कि दूसरे की धरती या दूसरे की संपत्ति के ऊपर हम अपनी निगाह रखें। और यह विचारधारा तो भारत की है, जो संघ की विचारधारा विचारधारा तो वो भारत की विचारधारा है। और जिस विचारधारा को ये फॉलो करते हैं उस विचारधारा में तो केवल वायलेंस ही वायलेंस है, कि जिस विचारधारा को ये फॉलो करते हैं, और पिछले 1400 साल में विश्व को उन्होंने हिंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया। आज भी इसी विचारधारा के अंतर्गत आप दुनिया के किसी भी देश में जहां पर इस विचारधारा के फॉलोअर्स हैं, आप चले जाइए, वहां पर शांति नहीं है। तो ये तो पूरा विश्व भी जानता है कि बार बार ये कहते रहते हैं कि भारत में देखो आरएसएस वालों के अधीन सरकार चलती है और हम ये वो। तो यह सारी बात को आजकल इन्होंने एक नवा फिक्रा निकाला है। वो फिक्रा है वो कह रहे हैं रहमत लुल आलमीन। रहमत लिल आलमीन जो एक संगठन बनाने जा रहे हैं।
ये संगठन जो अभी तक वो व्याख्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने इलैबोरेशन की नहीं है इमरान साहब ने। वो ये है कि दुनिया भर के जो इस्लामिक विद्वान हैं, उनको एक मंच पर लेकर आएँगे और उस मंच पर लाकर के ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम की उस समय की जो एक बहुत इनके शब्दों में गोल्डन पीरियड है, वो दुनिया के सामने रखा जाए। अब 2-3 बातों का ज़िक्र करते रहते हैं कि वो कहते हैं कि 625 की घटना हुई, बैटल ऑफ बद्र हुआ वो था 632 में, जो अपना इनका वहाँ का सिपहसालार था, खालिद बिन वालिद, उसने बाइजेंटाइन्स को हरा दिया, उसने पर्शियंस को हरा दिया, तो उस वक़्त क्या हुआ होगा? तो इतिहास में जी रहे हैं। और वो इतिहास आज ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारी उमैयद कैलिफेट थी वो कितनी स्वर्णिम थी, जो अब्बासिद जो खिलाफत हुई वो कितनी गोल्डन थी। ये सब बातों के ऊपर ही आजकल उनका पूरा चर्चा चल रहा है। तो मुझे एक बात इससे याद आती है कि जब 1979 में सोवियत रशिया अफगानिस्तान में आकर के बैठ गया था, तो उस वक़्त पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने यूएस और बाकी के जो नेटो कंट्रीज़ हैं, उनके सामने एक उनका एजेंडा था भी कैसे भी करके यूएसएसआर को अफगानिस्तान से निकाला जाए। और वो 1979 से लेकर के 1989 तक, ये 10 साल तक यूएसएसआर वहाँ रहा। इनका सबका एक ही उस वक़्त मकसद था कि यूएसएसआर यहाँ से निकल जाए। और उस दशक में पाकिस्तान ने जितना भी इनको ब्लैकमेल करना था, इन्होंने अलाउ किया पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने का। और उस वक़्त जो जिया-उल हक की हुकूमत थी पाकिस्तान में, उसने पूरी तरह से लाभ उठाया इनकी जो वेस्ट वालों की कमज़ोरी का। और उसने उस समय क्या किया कि मुजाहिद जो तैयार किए, अभी मुजाहिद जब तैयार करने हैं अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए, तो उनके लिए तो कुछ एक सेमिनरीज़ भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो मज़हबी तालीम देने के जो मदारिस थे, जो मदरसे और मकतबे, वो उनकी संख्या उस समय में 1979 से लेकर के 1989 तक कई गुना बढ़ गई। आज के समय भी पाकिस्तान में करीबन 30-40 हज़ार ऐसे मदरसे हैं। अब वो ज़ाहिर है, उन मदरसों में से आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट या रॉकेट साइंटिस्ट तो पैदा नहीं करोगे, उसमें से तो फिर जो मज़हबी तालीम लेकर के निकलते हैं, वही निकलने वाले हैं। तो उस समय जो रेडिकलाइजेशन हुई थी पाकिस्तान की, आज के समय में ऐसा लग रहा है कि वापस से इमरान खान उसी प्रकार की रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान में करने का प्रयास कर रहा है। और इस्लामी दुनिया का जो ये इन्होंने अभी ये रहमत लिल आलमीन ये संगठन तैयार कर रहे हैं, इसमें से एक बात और जो है सामने उभर कर आ रही है कि जो इस्लामी वर्ल्ड है, उसका ये लीडर बनने की अभी कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी इस वक़्त जो बात चल रही है, इसके साथ-साथ एक बात जो है वो अफ़गानिस्तान में भी जो घटनाक्रम हो गया, उसको किस प्रकार से इन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ में पाकिस्तान ने जो उसका अगर हम देखें 1947 से लेकर अभी तक का इतिहास, किस प्रकार से इन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ में जो है वो कितना बड़ा द्रोह किया है, कितना उन 3 साढ़े 3-4 करोड़ की जो उनकी जनसंख्या है, उनके साथ में कितना इनके ऊपर इन्होंने जो है वो डिप्लोमैटिक और पॉलिटिकल अत्याचार किया है। ये बात क्योंकि इन विषयों के ऊपर पूरे विश्व में सबके अपने-अपने एक एजेंडाज़ हैं। तो किसी ने ये नहीं सोचा एजेंडा में एक अफ़गानिस्तान के लोग बेचारे एक टूल बन कर के रह गए, इनके हाथ का खिलौना बन के रह गए। उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनकी जो इस वक़्त समस्याएँ हैं पिछले 60-70 साल से, उसका सबसे बड़ा अपराधी जो है वो पाकिस्तान है। अब ऐसा था कि अंग्रेज़ के समय में जो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के पास है और जो हिस्सा पख्तूनों का अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान की सारी पॉपुलेशन में सारे पख्तून नहीं है, 40% 42% पख्तून है और उससे ज़्यादा पख्तून जो हैं वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में है। तो ये सारे पख्तूनों का एक ही उस वक़्त क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन उस वक़्त एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और कई पॉलिटिकल रीज़न से अंग्रेज़ों ने एक डूरंड लाइन 1893 में खींच दी थी अफ़गानिस्तान और
भारत के बीच में, जो उनका शासित भारत था, तो उसमें डूरन लाइन के दक्षिण और पूर्व में जो अफगान थे वो भारत के पास रह गए और ऊपर के जो है वो अफगानिस्तान में हो गए। और 1947 में विभाजन हुआ जब, तो ये क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा का, जिसको पहले फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जानते थे, वो पाकिस्तान में रह गया। अब ये अफगानों का जो पख्तून थे, उनका ये कहना था कि भाई हम डूरन लाइन को नहीं मानते हैं। तो आप ये अंग्रेज ने एक लाइन खींची थी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर काबिज होकर के बैठा हुआ है, तो इनका तब से इस बात के ऊपर मसला चल रहा था। और उसके लिए पाकिस्तान ने कभी भी एक स्टेबल सरकार अफगानिस्तान में ना रह पाए, हमेशा इनका यही प्रयत्न चलता रहा। 1989 में जैसे मैंने बताया था कि वैसे रशिया आया वहां पे, रशिया 1989 में गया तो अपना उसने एक सही तरीके से, कोई किसी भी विचारधारा का हो सकता, नजीबुल्लाह जो उस वक्त वहां का राष्ट्रपति था वो जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा का हो, लेकिन उसने एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहां दी थी। वो चलती रहती तो अफगान लोग भी शांति से अपना जीवन यापन करते रहते। वो इन्होंने तोड़वा दी 1996 में, और वहां पर ये पहला संस्करण लेकर आए तालिबान का, जो पाकिस्तान के सपोर्ट से आया था। 1996 से लेकर के 2001 तक तालिबान ने वहां राज किया, और अफगान लोग उस वक्त भी जैसे आज भूखमरी का शिकार हैं, उस वक्त भी भूखमरी का वो शिकार थे। और 2001 में जब वापस से वहां पर ये 9/11 का घटना होती है और अमेरिका वहां पर आक्रमण करता है और जाकर के अफगानिस्तान में बैठ जाता है, तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी उनके साथ में उनसे डॉलर लेकर के वॉर ऑन टेररिज्म के नाम से उनकी, इन्होंने वेस्ट वालों की जो है वो उस वक्त जो है ये उनका एजेंडा इन्होंने आगे बढ़ाया। और एक साइड में उनसे पैसे लेते थे कि हम वॉर ऑन टेररिज्म कर रहे हैं, दूसरी साइड में वहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कायम ना हो सके उसका ये अंदर से विरोध करते थे, और तालिबान को हथियार देते थे, तालिबान को फाइनेंस देते थे, तालिबान की ट्रेनिंग करते थे। वहां से जो लोग हैं इनके डूरन लाइन के साउथ और ईस्ट में, वहां पर लाकर के उनको ट्रेन करते थे। और जो देश, जो मित्र राष्ट्र अफगानिस्तान के हितैषी थे, वो वहां पर जो अच्छा काम कर रहे थे उसका ये विरोध करवाते थे। जैसे भारत ने वहां पर सलमा डैम बनवा के दिया अफगानिस्तान में। सलमा डैम बन रहा है हेरात प्रोविंस में, तो बेचारे जहां पर पानी नहीं जाता उनकी खेती के लिए पानी मिलेगा। इन्होंने बहुत दफा कोशिश की कि वो डैम जो है उसको सैबोटेज करवा दिया जाए। भारत वहां पर सरों का निर्माण करता था। अब जितना भी इंफ्रा भारत ने भी वहां पर किया, वो एक मित्र देश होने के नाते अफगानिस्तान में किया, और ये हर बात का वहां पर विरोध करते रहे। कुल मिलाकर के आज अफगानिस्तान की जो दशा पे अफगानिस्तान आज आया है, वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन नाम के नाम से कुछ नहीं है, यहाँ तक कि वो नॉर्दर्न जो उनकी स्टेट्स हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वहां से उनके पास इलेक्ट्रिसिटी आती थी, उसके पैसे भरने के लिए नहीं है, वो लोग उनकी, उन्होंने बिजलियां काट दी हैं, वहां पर अंधेरा। तो ये सारी जो बातें हैं आज की, इस सारी परिस्थिति जो वहां पर बनी है, उसका जो दोषी है वो है पाकिस्तान। और दो एजेंडा इनका मेन यही है कि हम क्या करें कि क्योंकि लैंडलॉक है ही है वो, तो उसको जो बंदरगाह पड़ती है वो कराची बंदरगाह है। अफगानिस्तान को कुछ भी बाहर से सामान चाहिए वो कराची के थ्रू होकर जाता है, और उनका अपना जो वहां पर ड्राई फ्रूट वगैरह एक्सपोर्ट होता है वो कराची बंदरगाह से वो निकलवाते हैं। उसके लिए भी उसको ये ब्लैकमेल करते रहे हैं। तो आज जो परिस्थिति कुल मिलाकर के उन्होंने ये बनाई है कि तालिबान का शासन हो, तालिबान इनकी पपेट गवर्नमेंट बने, और वेस्ट को जाकर के बोले कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर आप इनको पैसा दो, आप इनको जो है वो अलग अलग प्रकार से जो दुनिया की एजेंसियां हैं वहां ह्यूमैनिटेरियन काम करें, और वहां पर ग्राउंड बनाए ये अपने लिए तालिबान, क्योंकि एक प्रकार से डीप स्टेट है इनकी जो तालिबान है, वो हम तैयार करें। और चाइना वहां से आकर के जो सी पैक है उसको वहां से बढ़ा करके काबुल से ले जाकर और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक लेके जाए, उसके लिए हम वातावरण तैयार करें। इसके लिए इन्होंने जो बलि का बकरा बनाया है वो अफगान पब्लिक को बनाया है। तो इनको पाकिस्तान के सामने जो एक इनका नकारात्मक एजेंडा है वो केवल भारत के प्रति नहीं है,
जहां तक इनके पास में कोई दूसरा कंस्ट्रक्टिव अपना प्लान है नहीं है, हर जगह पर इनका डिस्ट्रक्टिव प्लान ही रहता है। भारत के संदर्भ में जो है, मैं बताऊंगा, जो पिछले एपिसोड में मैं बातें नहीं कर सका, तो इन्होंने हमेशा से ही धोखा धोखे की राजनीति हमारे साथ में की है। जैसे 1947 में कश्मीर का विलय भारत में हो गया, तो उस वक्त भी इन्होंने धोखे से इनके जो आर्मी के उस वक्त, क्योंकि आर्मी के इनके जो सेना नायक थे ब्रिटिश थे, उनके साथ मिल करके इन्होंने उनको कबायलियों के रूप में, ट्राइबल्स के रूप में इन्होंने वहां पर कश्मीर में भेजा। और आज पूरी दुनिया में ये आज जो का दिन है, ये पूरे सब जितने जितने इनके दूतावास हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अभी कश्मीर का भारत में जो है वो विलय और उसका विरोध, ये वो दुनिया भर की बातें इस वक्त आज वहां चल रही हैं। लेकिन इसका इतिहास तो ये है ना कि वो जिस प्रकार से भारत के बाकी के जितने भी प्रिंसली स्टेट थी उनका भारत में विलय हुआ, उसी प्रकार से विलय कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य का भी हुआ, और इन्होंने धोखे से उसके ऊपर हमला किया। तो जो धोखा है, जो ट्रीचरी है, वो इनका, दैट इज द टूल ऑफ डिप्लोमेसी ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद में 1965 में जो युद्ध हुआ, उसमें इन्होंने जो ऑपरेशन जिब्राल्टर कश्मीर के ऊपर लागू किया था, तो ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी, पहले सबसे पहले तो जिब्राल्टर नाम आया कहां से। जिब्राल्टर जो नाम है, ये 712 में तारिक बिन जायद करके एक अरब का जो उस वक्त सिपा सलार था, उसने स्पेन के ऊपर आक्रमण किया। और स्पेन के ऊपर आक्रमण जो था वो इसको इस प्रकार से ये इस्लामी वर्ल्ड में दिखाते हैं कि जो स्पेन के दक्षिण में रॉक ऑफ जिब्राल्टर है, वहां से उसने आक्रमण जो है लॉन्च किया था। और रॉक ऑफ जिब्राल्टर जो थी एक केंद्र स्थान बनी, पहले स्पेन और फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप के ऊपर इस्लाम का परचम लहराने की। आज उसी जिब्राल्टर शब्द को इन्होंने कश्मीर में इसलिए इस्तेमाल किया 1965 में, अयूब खान ने, को ये बताना चाहता था कि जिस तरह से जिब्राल्टर को केंद्र बना करके यूरोप पे आक्रमण किया गया, कश्मीर को जो है वो एक स्टेपिंग स्टोन बना करके पूरे भारत में हम गजवाल इस्लाम जो है वो गजवाल हिंद जो है वो हम यहाँ पर लागू करेंगे। अब वो भी असफल हुआ, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि शायद हम वहां पर घुसपैठिए भेजेंगे और कश्मीरी अवाम उनके साथ मिल जाएगा, और जैसे ही इंटरनली वहां पर विद्रोह होगा, हम बाहर से आकर के हमला करेंगे। वो पूरी तरह से इनका प्लान उस वक्त फ्लॉप हो गया, क्योंकि सबसे पहले तो जितने भी वहां से घुसपैठिए आए थे, इनके आर्मी के सिविलियन ड्रेसेस में आए थे, उन सबको कश्मीरी लोगों ने ही पकड़वाया। भारतीय सेना के पास पकड़ पकड़ कर उनको लेकर गए, वहां पर ये इनको मुंह की खानी पड़ी। फिर उन्होंने उसके बाद में जब सितंबर में उसी साल ऑपरेशन जिब्राल्टर के फेल होने के बाद में ऑपरेशन ग्रैंड सलाम किया, जब इनकी पूरी 2 डिवीजन इन्होंने अखनूर में डाल दी, छमजोड़ियां सेक्टर से, उसको भारत ने रोका। और फिर जब इंटरनेशनल बॉर्डर भारत ने खोला, सियालकोट के अंदर तक घुस गए और लाहौर के अंदर तक घुस गए, और फिर जब इनको मुंह की खानी पड़ी, फिर भागे भागे गए। जब भी इनको मार पड़ती है उस वक्त भागे भागे जाते हैं ये अपने आकाओं के पास में वेस्ट में, फिर भागे भागे गए और भैया सीज फायर करा दो। और ये बात इसमें ये तथ्यात्मक बात है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी जो अतिशयोक्ति नहीं है, कि जब युद्ध समाप्त हुआ उस समय उनकी ज्यादा जमीन हमारे पास थी बनिस्बत के हमारी कोई जमीन उनके पास में, उनके ज्यादा आदमी मरे थे, उनका ज्यादा जो है आर्म और आर्मामेंट्स का नुकसान हुआ था। पैटर्न टैंक जो वहां से लेकर आए थे ये अमेरिका से, उसका तो हमने बुरा हाल कर दिया था यहाँ पर असल उत्तर खेमकरन के युद्ध में। तो ये सारी बात ये है, ये सारे ये धोखे की राजनीति अपने साथ में करते आ रहे हैं। 1999 में अब आप देखिए कि हमने हमेशा से प्रयास ये किया था कि 2 देश आपस में मित्रतापूर्ण यदि संबंध रख करके आगे चलेंगे, तो उसमें हमारा भी जो है आर्थिक विकास होगा, उनका भी आर्थिक विकास होगा। उसके अलावा हम एक ही संस्कृति के, हम तो ये मानते हैं कि एक ही संस्कृति के हम जो है अनुवंशक हैं, वो ये नहीं मानते, वो अलग बात है। तो आपस में एक भाईचारे का संबंध होना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में वो यहाँ से एक जो जिसको बहुत ज्यादा बहुत चर्चित वो बात रही कि बस द्वारा उन्होंने लाहौर में यात्रा की, समझौता एक्सप्रेस ये वो सब चालू हुआ,
वहां जाकर के लाहौर डिक्लेरेशन फरवरी के महीने में हमारी उनके साथ में साइन हुई। अब आप देखो, एक साइड में दो देशों के हमारे प्रधानमंत्री जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए, उनके प्रधानमंत्री जो उस वक्त लोकतांत्रिक रूप से चुने गए, मियां नवाज शरीफ, ये आपस में मिलकर के एक डील कर रहे हैं कि भाई आपस आगे के लिए जो आने वाला समय है, जो पीछे हो गया पास्ट में, लेकिन हम आगे मैत्रीपूर्ण संबंधों से दोनों देश के को विकास के मार्ग पे लेके जाएं। लेकिन उस वक्त क्या हो रहा था, जब यहाँ पर समझौते की बात हो रही थी, उस वक्त कारगिल की पहाड़ियों पर उनका जो सेनाध्यक्ष था, वो उसने मुशर्रफ ने वहां पर अपने सैनिक वो भेजने शुरू किए, क्योंकि तब तक हमारा अरेंजमेंट उनके साथ में, पाकिस्तान के साथ में, कारगिल का जो सेक्टर है ये रहा करता था, क्योंकि बहुत ही दुर्गम पहाड़ियां हैं, 12-15 हजार फुट से ऊंचे सबके सब जो चोटियां हैं, और वहां पर गर्मियों के दिनों में भी माइनस टेम्परेचर चला जाता है और ऑक्सीजन तो बहुत कम रहती है, हाई अल्टीट्यूड की प्रॉब्लम है, और सर्दियों में तो ऑलमोस्ट वहां पर रहना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो एक अरेंजमेंट था कि जब सर्दियां आनी शुरू हुए अक्टूबर नवंबर के बाद में, जो हमारे वहां पर पोस्ट्स हैं, उन पोस्ट्स को हम वेकेट करके हम नीचे आ जाते थे, और फिर वापस से जब बर्फ पिघलनी शुरू होती थी, थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक होता था, मार्च अप्रैल के महीने में वापस से हमारे सेना वहां जाती थी चोटियों पे और अपनी अपनी पोस्ट में जाकर के बैठ जाती थी। ये बात सर्वविदित थी, उनको पता था, हमको पता था। और इसका पीठ में छुरा किस प्रकार से भौंका इसने, पाकिस्तान के जो सेना नायक हैं मुशर्रफ, इन्होंने वहां पे अपनी जो इनकी एक आर्मी की रेजिमेंटल नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वालों को पूरा प्लान करके उनको नागरी वेश में, मुजाहिदीनों के वेश बना करके उनको वहां पर जो जो पोस्ट भारत विकेट करके आया था, वो सभी पोस्ट पर इन्होंने उसको कब्जा करवा दिया। और ये तब हुआ जब हम उनके साथ में बड़े एक समझौते कर रहे थे लाहौर में बैठ करके। और मई आते आते 1999 का मई आते आते ये बात पता लग गया कि भाई इन्होंने इस प्रकार से कब्जा किया है। और कारगिल युद्ध के बारे में हम सबको जानकारी है ही है, लेकिन एक दो बातें उसके बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए कि पहले 2-3 महीने मई से लेकर के जुलाई तक ये बिल्कुल भी इन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वहां पर पाकिस्तान की सेना के लोग बैठे हुए हैं। ये हमेशा से यही कहते रहे कि जो मुजाहिदीन हैं वो कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपना जो उन्होंने कश्मीर है उसको स्वतंत्र कराने के लिए ये उन्होंने वहां पर जाकर के कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा किया। अब जब ये बात सिद्ध हो गई, क्योंकि पाकिस्तान का ये मुशर्रफ जब उस वक्त चीन गया हुआ था, क्योंकि जब भी ये इस प्रकार का मिस एडवेंचर करते हैं तो भागते हैं या वेस्ट की तरफ या चाइना में जाते हैं, तो चीन गया हुआ था मदद लेने के लिए। तो उस वक्त जो पीछे इनका कमांडर इन चीफ था, उसके साथ में जो ऐसी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, वो हमारी संस्थाओं ने इंटरसेप्ट की, और वो उस वक्त दुनिया के सामने आ गई कि वो बात प्रत्यक्ष हो गई थी कि भाई ये मुजाहिदीन नहीं है, ये तो इनके नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक हैं। तो इनको ये बात को स्वीकार करना पड़ा। अब जब स्वीकार करना पड़ा और इसको मुंह की खानी पड़ी मुशर्रफ को, तब भागा भागा सारी इनकी जो रावलपिंडी की जो इनकी सेना की एस्टेब्लिशमेंट है, वो पहले तो नवाज शरीफ को जाने बिना इन्होंने ये हरकत की, और उसके बाद में भागे भागे उसके पास गए कि भैया आप तो फंस गए हैं, अब हमें निकलवाओ इसमें से। क्योंकि जुलाई आते आते तक भारत ने अपनी सारी चोटियां वापस ले ली थी, और उस वक्त ये होने लग गया था कि अगर बात हाथ से निकल गई तो हो सकता है फुल फ्लेजेड वॉर भी हो जाए। और जब ऐसी बात आती है तब इनको फिर बात इनके आका याद आते हैं, तो उन्होंने भगाया उसको वहां पर नवाज शरीफ को कि जाओ क्लिंटन के पास जाओ। और वहां पर क्लिंटन ने तो मिलने से इनकार किया, और सब जब मिला तो पहली बात क्या थी कि भैया तुम्हारे ये जो मिस एडवेंचर थे बहुत देर तक हमने देख लिए, अब तुम अगर पूरी तरह से बिना किसी शर्त जो वो कारगिल का क्षेत्र है वहां से बाहर नहीं निकलोगे तो उसके कोई नतीजे जो हैं कितने भी तुम्हारे लिए खराब हो, हम जिम्मेवार नहीं होंगे।
तो इतना सा मुँह लेकर के वहाँ से नवाज़ शरीफ वापस आ गया और उसको उसका खमियाज़ा भुगतना पड़ा। उसी साल कू हुई और उसको निकाल कर के बाहर कर दिया गया और मुशर्रफ जाकर के तख़्त पे बैठ गया। तो हर टाइम पे इन्होंने भारत की पीठ पे छुरा घोंपा है। एक घटना मैं बताना चाहता हूँ, जो पंजाब में 1980-81 के दशक से लेकर 1992 तक जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली है, तो उस मूवमेंट का पूरे जो कर्णधार थे, उसके पूरे प्रणेता जो थे, ये पाकिस्तान के आईएसआई वाले थे। एक 80 के दशक के शुरू में एक वहाँ पे तरन तारण, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में ही, पहले छोटा-सा एक कस्बा था लेकिन अभी पूरा डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर एक बस को रोक करके आतंकवादियों ने चुन-चुन करके जो हिंदू थे उनको निकाल करके वहाँ पे उन्होंने उनको गोली मारी और उसी बस में एक निहंग बाबा जी भी जो है वो सफ़र कर रहे थे। तो बाद में पत्रकारों को निहंग बाबा जी ने बताया, कहते देखिए वो वृद्ध थे उस समय, उन्होंने कहा जो भाषा ये बोल रहे थे, ये भाषा रावी के पूर्व की नहीं है। मतलब पंजाबी में उसको कहते थे चरदा पंजाब और लहंदा पंजाब। मतलब चरदा पंजाब जो है वो हमारे पास जो पंजाब है और लहंदा पंजाब जो पाकिस्तान के पास पंजाब है। तो कहते थे उसकी जो भाषा थी वो लहंदे पंजाब की थी, वो चरदे पंजाब की नहीं थी, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, उनको पता था कि पाकिस्तान में किस एक्सेंट में पंजाबी बोली जाती है। तो उन्होंने उस वक़्त कहा, तो इन्होंने तैयार करके रखे हुए थे आतंकवादी पाकिस्तान में, और जब यहाँ पर मौका देखा इन्होंने और इन्होंने यहाँ पर भेज दिया और 10-12 साल तक जितनी वो जो मूवमेंट चली यहाँ पर अपने खालिस्तान की, उसकी पूरी सपोर्ट जो है आईएसआई वाले वहाँ पर कर रहे थे। और एक वाक़या तो इसका ज़िया-उल हक का बहुत मशहूर है। उसने कहा कि मुझे भारत से यदि मेरे को शत्रुता निभानी है, तो मुझे तो युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मुझे तो एक काम करना है कि उसका एक फ्रेज़ बहुत फ़ेमस है, लोग बहुत समय-समय पे उसको रेफ़र करते रहते हैं कि ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स। अब ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स में तो क्या था कि जहाँ पर हमारी अपनी फ़ॉल्ट लाइन है, कोई भी, मान लीजिए नक्सलाइट हैं यहाँ, या उस समय अपने यहाँ पर खालिस्तान की मूवमेंट उन्होंने चलवाई थी, कश्मीर में जो इन्होंने ऑपरेशन टोपैक पाकिस्तान ने शुरू करवाया, और नॉर्थ ईस्ट में कुछ इंसर्जेंसीज चल रही थी। तो ये जो फॉल्ट लाइन हमारी है, उसको किस प्रकार से जो है वो आग में घी डाला जाए कि मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में कहीं इंसर्जेंसी है, कहीं पर नागा की या मिजो की या कोई, तो उसको किस प्रकार से हथियार देना, उनको किस प्रकार से फंडिंग करनी, उनको किस प्रकार से पैसेजेस प्रोवाइड करवा के देने दूसरे देशों के। तो ये बातें जो है नक्सलाइट भारत में जितने भी थे, सारे के सारे हथियार उनके पास जो वेपन्स आए हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तानी सप्लाइड हैं। ग्रेनेड्स वो यूज़ करते हैं, चाइना मेड ग्रेनेड्स होते हैं, वो पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पर आते हैं, पैसा वहाँ से आता है, वहाँ से। और ये सारा जो काम उन्होंने किया पाकिस्तान ने, ये एक प्रकार का जो फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने का। इसके अलावा जहाँ फॉल्ट लाइन नहीं है, वहाँ पर फॉल्ट लाइन क्रिएट करवाना, ये काम भी पाकिस्तान का था कि कोई भी चीज़ हो। अभी अभी मान लीजिए कि ये एक ताज़ा उदाहरण मैं देता हूँ कि भारत-पाक का एक क्रिकेट मैच जो हुआ 3 दिन पहले। अब वो खेल है, खेल में कोई भी जीतता है, कोई भी हारता है। अगर इस संदर्भ में जाएँ, तो जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं, उसमें वो टी20 का हो या वनडे हो, भारत भी जीता था पाकिस्तान में जब भी मैच हुए। तो कभी पाकिस्तान जीता नहीं, पहली दफ़ा जीता है, तो ठीक है, खेल हारा है, खेल में हार-जीत होती रहती है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इन्होंने अपने यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक जो है वो ट्विटर हैंडल बना करके हैशटैग चलाए, जिसमें इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नाम जो है भारत के लोगों के नाम रख करके उनके हैंडल्स के पीछे कि मोहम्मद शमी जो है वो मुसलमान होने के कारण से उसने बॉलिंग खराब की और पाकिस्तान को जीतने में मदद की। अब ये कितनी शर्मनाक बात है कि आपके इस प्रकार के भारत के 20 करोड़ आपने एक मोहम्मद शमी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। आपने देशभक्त 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों के ऊपर आपने आरोप लगाया है। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। तो ये भारत का इतिहास रहा है, भारत के कौन सी जगह ऐसी नहीं है जहां पर, तो ये संस्कृति इनकी होगी, एक्सक्लूसिव संस्कृति जिसमें जो इनको मानने वाले हैं मोमिन है, नहीं मानने वाले काफिर है। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है।
हमारी संस्कृति में पूजा पद्धति के आधार के ऊपर किसी प्रकार का भी जो है वो किसी के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। हमारे तो सितारे हैं, हमारे लिए तो शमी है, हमारे जिसको कहते हैं कि भारतीय टीम का एक सितारा है, हम उसको प्रणाम करते हैं। हमारे लिए जो एपीजे अबुल कलाम थे, हम उसको प्रणाम करते हैं। हम जो है वो अशफाक उल्लाह खान को प्रणाम करते हैं। हम प्रणाम करते हैं अब्दुल हमीद को, जिसने इनके पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना दी थी। तो ये इस प्रकार की फॉल्ट लाइन क्रिएट करने की भी कोशिश करते हैं। ये उनका एक टूल है जिसमें ये जिसको कहते हैं ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स। उसी कड़ी में इन्होंने भारत में जो अभी जैसे अंडरवर्ल्ड है, तो अंडरवर्ल्ड का तो अपना कोई धर्म है नहीं है। मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड चलता था, जिसके सरगना उस वक्त थे, उस वक्त हाजी मस्तान सरगना था, अब्दुल करीम लाला सरगना था, उन्हीं में से दाऊद पैदा हुआ, वो यहाँ का सरगना था। और इनके साथ में काम करने वाले जो लोग हैं वो सभी इनके मजहब के भी थे और बाकी हिंदू भी थे जो करते थे। इन्होंने अंडरवर्ल्ड तक को भी नहीं छोड़ा। 1993 में जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, इन्होंने आईएसआई ने आरडीएक्स यहाँ पर भेज करके, और जितना वो दाऊद के यहाँ पर इतना बड़ा नेटवर्क था उसके थ्रू यहाँ पर इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कराए। और वो दाऊद जब 1986 में यहाँ से उसके ऊपर आरोप था, उसने करीम लाला गैंग का उसके करीब समद खान को मारा था, उसके लिए मुंबई पुलिस में वांछित था, वो भारत से भाग करके दुबई चला गया था। लेकिन जब उसके थ्रू इन्होंने यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाए धर्म के नाम के ऊपर, उसका मजहब के तो मुसलमान है और मुंबई में जितने हिंदू क्षेत्र हैं वहां पर ही तुमको बॉम्ब ब्लास्ट करने हैं, तो उसमें भी इन्होंने अंडरवर्ल्ड तक को भी इन्होंने छोड़ा नहीं। आज 1993 से लेकर आज दिन तक दाऊद जो है वो वहां पर बैठा हुआ है पाकिस्तान में। और जितने भी आईएसआई जो डायरेक्ट काम नहीं करवा सकती, जो उसको अंडरवर्ल्ड के थ्रू करवाना होता है, वो नेटवर्क एक तैयार तश्तरी में इनके पास में वहां पर मौजूद रहता है। उन्होंने वहां से कोई जो है काउंटरफीट करेंसी भेजनी हो भारत में तो नेटवर्क तैयार है। वहां से इन्होंने अफीम चरस हीरोइन भेजनी हो तो ये नेटवर्क तैयार है। वहां से इन्होंने गैर कानूनी हथियार भारत में इंसर्जेंसी में भेजने हो तो ये नेटवर्क तैयार है। तो ये भी एक ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स का उनका स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा बन गया। यहां तक कि अपने यहाँ पर एक गैंगस्टर था मिर्जा दिलशाद बेग, गोरखपुर में पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, उसको बकायदा इन्होंने नेपाल की तराई में ले जा करके प्लांट करवाया, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहां से भी एक निफेरियस एजेंडा भारत के विरोध में चालू किया जाए। इन्होंने किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखी, वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, कोई भी देश हो। तो नेपाल में इन्होंने मिर्जा दिलशाद बेग को प्लांट करवाया तराई में, वहां से वो गैंगस्टर था वो, और उसका जो उनका कांटेक्ट पॉइंट था वो दाऊद का गैंग था। और वहां से वो इलेक्शन लड़ता लड़ता नेपाल के मंत्रिमंडल में 2 बार मंत्री तक बन गया, और वो पूरा आईएसआई का एजेंडा भारत के विरोध में वहां से चलाया करता था। तो इतना इन्होंने जो इनका एजेंडा था भारत में कि किसी प्रकार से भी जो है वो शांति ना रह पाए, ये चलाते रहे। युद्ध जीतने की इनके पास में क्षमता है नहीं है। उसके लिए इन्होंने एक जो है वो टूल नवा पैदा कर दिया, वो एक हुआ था, वो था एटम बम का। 1972 में यहाँ पर आता है जुल्फिकार अली भुट्टो, और यहाँ भारत में आग शिमला समझौता होता है इंदिरा गांधी के साथ में, और वादा करके जाता है कि देखिए कि बहुत साल हो गए हमने आपस में जो है वो शत्रुता निभाई है, अब हम मित्रतापूर्ण रास्ते पे चलेंगे। और शिमला समझौते की जितनी भी मदें थी वो सारी की सारी जो थी वो इसी बात पे लेके जाती थी कि आपस में इकोनॉमिक कॉपरेशन होगी, कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे, यातायात के साधन हम आपस में एक दूसरे के साथ में बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे। तो ये सारी बातों के ऊपर था। लेकिन होता क्या है इसके उलट, कि एक तो इंदिरा गांधी को उस वक्त मूर्ख बना करके चला गया कि हम तो शांति की बात करेंगे, और वो इसकी झांसे में आ गई।
और जो 90,000 सैनिक हमारे कब्जे में था, जिन्होंने सरेंडर किया था बांग्लादेश में, हमने उन सैनिकों के बदले में जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया था वो नहीं मांगा, वो गलती कर दी। और इसके बाद में भुट्टो पाकिस्तान जाकर के 1972 में उसने एक स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा था हमको घास खा करके भी जीना पड़ेगा तो जिएंगे, मगर हम एटम बम जरूर बनाएंगे। 1974 में पोखरण में भारत पहला शांतिपूर्ण विस्फोट करता है एटम बम का। अब ये बात तो दो बातें उसमें एक आती है, एक तो ये आती है कि शांतिपूर्ण विस्फोट था, हमको हम एनर्जी डेफिसिट कंट्री थे, आज भी हैं, और आज भी हमको जो न्यूक्लियर पावर जो है उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो उसके लिए एक वो तो वहां पर करना बहुत जरूरी था विस्फोट। दूसरा, सामरिक दृष्टि से भी हमारा मुकाबला जो है इस दृष्टि में चाइना के साथ में या पाकिस्तान के साथ में नहीं है। और पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान को किसी प्रकार का भय जो है, जैसे हमको चीन का भय है, तो उनको बाकी किसी देश का भय नहीं है। ना तो अफगानिस्तान से है, ना ईरान से है, ना उनको नीचे अरब सागर से कोई आकर के तंग करने वाला है। तो यदि हम अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कुछ इस प्रकार से सामरिक तैयारी करते हैं जो हमको चीन के सामने खड़ा कर सके, तो उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि पाकिस्तान भी हमारे मुकाबले में आकर के वैसा ही काम करे, क्योंकि हमने अपनी रक्षात्मक तैयारी की है चीन के विरोध में। तो हमारा जो 1974 का विस्फोट था वो उसकी सामरिक दृष्टि से बाद में हमने उसको जो डेवलप किया तो इस प्रकार से किया। और यह हमारे जो डिलीवरी मैकेनिज्म भी था, जो हमारे प्रक्षेपास्त्र हैं, वो भी अब एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण है कि अग्नि अग्नि 5 जो है, अगर उसकी 5000 किलोमीटर की क्षमता है तो पाकिस्तान के साथ तो उसका कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का तो कोई जो दूरस्थ क्षेत्र भारत से है, भारत की सीमा से 2000 किलोमीटर से दूर नहीं है, तो 5000 किलोमीटर का प्रक्षेपास्त्र पाकिस्तान के लिए थोड़ी बनाएंगे। ये बात तो बड़ी सिंपल है। लेकिन पाकिस्तान ने हर बात जो है उन्होंने भारत के विरोध में क्योंकि करनी थी, तो जो ये न्यूक्लियर इन्होंने पहले 1972 में भुट्टो ने शुरू किया और 74 के आते आते तक उसने कहा कि भारत ने विस्फोट कर दिया, हम तो बनाएंगे बनाएंगे। तो एक शुरू हुआ कि जिसका विश्व ने पूरी तरह से कोग्निजेंस लिया नहीं, लेना चाहिए था, क्योंकि आज अगर उदाहरण हमारे सामने है, इराक अगर बनाता है तो इजराइल उसको जाकर के तबाह कर देता है। ईरान को आपने बनाने दिया नहीं, उसको जाकर के कितनी बार उनके रिएक्टर्स इन्होंने वेस्ट वालों ने तबाह कर दिए, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। भाई उनसे ज्यादा खतरनाक तो ये पाकिस्तान वाले थे, क्योंकि उनके पास तो दोनों देशों के पास में, इराक के पास भी अपनी एक स्वतंत्र इकोनॉमी थी, ईरान के पास भी अपनी एक स्वतंत्र इकोनॉमी है। पाकिस्तान के पास उसकी कोई स्वतंत्र इकोनॉमी नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो दुनिया को ब्लैकमेल करना। और ब्लैकमेल करने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र उसके हाथ में ये नेटो वालों ने, ये वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका ने, इन्होंने दे दिया ये एक न्यूक्लियर आर्मामेंट के रूप में। पाकिस्तान ने ये 1972 में जो ये शुरू किया, तो 74 आते आते तक जब भारत में विस्फोट हुआ तो भारत से ही गए हुए एक विस्थापित यहाँ से AQ खान, अब्दुल कदीर खान, जो पाकिस्तान में जाकर के जो मेटलर्जिस्ट थे, और उस वक्त नौकरी कर रहे थे हॉलैंड की किसी लैब में। हॉलैंड की लैब से उन्होंने भुट्टो को एक पत्र लिखा और कहा, ये बात एक मार्क करने वाली है कि हिंदू के प्रति इन्होंने कितनी घृणा जो है यहाँ के शासकों ने, और उनके माध्यम से जो इस प्रकार से स्कूलों में अपना करिकुलम चलाते हैं, कितनी ज्यादा घृणा इन्होंने पैदा कर रखी है कि उसने एक पत्र लिखा जेड भुट्टो को, AQ खान ने हॉलैंड से, और कहा कि मेरी रातों की नींद हराम हो गई है क्योंकि हिंदुओं ने अपना एक जो एटॉमिक बॉम्ब बना लिया है और हमारे पास में वो नहीं है। आप मुझे हुक्म दें तो मैं इस दिशा में काम कर सकता हूँ। और वो दिशा क्या थी कि सारी दुनिया से सबसे पहले तो वो वहां पर जो लैब में काम कर रहा था, वो लैब से उसने वहां के ब्लूप्रिंट जो है सेंट्रीफ्यूजेस के चोरी किए। उस वक्त तक दुनिया में ज्यादा करके जो एटम बम बनाने का एक ही रास्ता में मेजरली होता था, वो था प्लूटोनियम, रिफाइंड प्लूटोनियम से
ये जो है वो बॉम्ब तैयार किया जाता था। और यूरोप उस वक़्त काम कर रहा था, ज़्यादा करके उस वक़्त इन्फेंसी में था कि यूरेनियम को प्रोसेस करके और हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजेस के थ्रू प्रोसेस करके उससे करना। और पाकिस्तान ने पहले तो कोशिश करी थी कि भारत से ये टेक्नीक जो है वो चोरी करें प्लूटोनियम की। तो उनका जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन पाकिस्तान का मुनीर खान करके वहाँ का अध्यक्ष था, इन्होंने उसको पहले प्लांट करवाया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पास में उनके पास मैंडेट्स होते हैं कि जो पीसफुल रिएक्टर चल रहे हैं उसकी वो ये सालाना जाकर के है उसकी ये जो है वो सर्वे करते हैं। तो वो जो सर्वे टीम हमारे यहाँ पर ट्रॉमे में बीआरसी में आई, उसको एक खास करके सदस्य बना करके भेजा गया मुनीर खान को। और यहाँ पर आकर वो हमारे जो बाबा एटॉमिक रिएक्टर है वो देख करके गया, तो उसका जो आईएई जो पाकिस्तान की एटॉमिक एनर्जी कमीशन थी वो चल रही थी प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब के ऊपर। और इस बंदे ने एक्यू खान ने हॉलैंड से जब ये डिजाइन चोरी किए इसके, तो यूरेनको करके एक पूरी यूरोप की एक लैब थी जिसमें इसके ऊपर काम हो रहा था। तो किस प्रकार से इन्होंने बहुत बड़ा वो एक विषय अपने आप में उसके ऊपर एक अलग शो किया जा सकता है कि किस प्रकार से पूरे षड्यंत्र के अंतर्गत इन्होंने वहां से पहले तो सेंट्रीफ्यूजेस के पूरे डिजाइन लिए, फिर उनके यहाँ से ये जो सप्लायर्स थे उनके जो वेंडर्स थे, तो उनके इसने पूरे सप्लायर्स के किस प्रकार से वहां से नाम जो है वो निकाले। और फिर पाकिस्तान आकर के सबको आईएसआई ने जो अपने इनके मुनीर लैब के जो इनके जो वो थे जो कोहुटा में इनका जो संयंत्र शुरू हुआ खान लैब का, वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उनको इन्होंने छदम में एक अलग अलग कंपनियां कमर्शियल बनाई, उनके परचेजर के तौर पे पूरे यूरोप में अमेरिका भेजा और वहां से एक एक पार्ट इन्होंने किस प्रकार से स्मगल किया और ये बॉम्ब इन्होंने यहाँ पर ला करके तैयार किया। चीन का कितना बड़ा इनके साथ में जो हिस्सा रहा है वो इनके एटॉमिक बॉम्ब के पीछे वो दो तीन बातों से ही स्पष्ट हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि जब इनको परीक्षण करना था, और परीक्षण करना था इन्होंने दुनिया से निगाह बचा करके, तो कैसे किया जाए। अगर वो अपने चगाई हिल्स में करते पाकिस्तान वाले तो दुनिया के सामने पता लग जाता कि भाई हाँ पाकिस्तान ने परीक्षण किया है। और इनकी जितनी भी, इनको तो सारी इकोनॉमी तो भीख पे चलती थी, तो जितने डॉलर भीख में मिलते थे वो बंद हो जाते, सैंक्शन लग जाते, पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाती पाकिस्तान की। तो उससे बचने के लिए इन्होंने, चीन ने इनको कहा कि आपका बॉम्ब जो है हम यहाँ पर आकर के हमारे धरती के ऊपर आप उसको टेस्ट करो। और चाइना ने वो बॉम्ब इनका अपने यहाँ पर टेस्ट करवाया और 1983 में उस वक्त चीन ने कहा कि ये हमारा अपना जो है एक टेस्ट है। वो उस वक्त ये बात नहीं कही, वो अब जब डॉक्यूमेंट्स धीरे धीरे करके डीक्लासिफाई होते हैं तो ये बात सामने आ गई को 1983 में जो चीन में एटम बम का परीक्षण किया गया था वो पाकिस्तान का बम था जो चीन ने वहां करवाया। उससे पहले इन्होंने सेंट्रीफ्यूज की जो टेक्नोलॉजी और उसके जो ब्लूप्रिंट से और सारा सप्लायर तो इन्होंने चोरी से स्मगलिंग करके ले आए थे, लेकिन बॉम्ब डिजाइन जो है ये नहीं कर पाए। वो बॉम्ब डिजाइन भी चाइना ने इनको यहाँ पर दिया था। उसके बाद में अभी बॉम्ब बन गया है, बनने के बाद में तो एक ही इनके पास में उसका डिलीवरी मैकेनिज्म था F-16 जो इनको रशिया से लड़ने के लिए यूएसए ने दिए थे। तो उसको छोड़कर के इनके पास में कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं था। तो रॉकेट्स जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल, ये सारा चीन ने दलाल बन करके, क्योंकि जो पहले रशियन टेक्नोलॉजी जो थी मिसाइल्स की चाइना ने नॉर्थ कोरिया को बेची थी, अब उसने नॉर्थ कोरिया के साथ में इनका बार्टर करवाया पाकिस्तान का कि आप नॉर्थ कोरिया वाले जो हैं वो इनको देंगे अपने मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी देंगे और ये एटम बम का डिजाइन जो है नॉर्थ कोरिया को देंगे। तो ये काम चाइना ने दलाल बन करके बीच में उस वक्त करवाया था। अब जब पाकिस्तान का सारा प्रोग्राम चल रहा था तो सबसे पहले बात तो आ गई कि उसको फंडिंग कैसे किया जाए। तो पाकिस्तान ने इस बम को इस्लामिक बम करके प्रोजेक्ट किया। उस समय एक बड़ी फेमस इनकी स्टेटमेंट थी कि क्रिश्चियन बॉम्ब्स भी हैं, चाइना के पास भी है,
और कम्युनिस्ट बॉम्ब भी है, हिंदू बॉम्ब भी बन गया, तो इस्लाम के पास कोई बॉम्ब नहीं है। तो वो उसकी जो फंडिंग थी, ये सब जगह घूमते रहे ईरान के पास में कि भाई हाँ जब बन जाएगा तो हम आपको इसका जो है डिजाइन आपको हम दे देंगे। सऊदी के पास गए, लिबिया के पास गए, और इन्होंने AQ खान जो है उसने उस वक्त इन सभी देशों से पैसा लेकर के पाकिस्तान के जो ये प्रोग्राम था, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसको उन्होंने बैंक रोल किया। और जब बन गया तो इन्होंने उनको टेक्नोलॉजी दी। ईरान के पास भी जो टेक्नोलॉजी थी वो पाकिस्तान ने ही दी। लिबिया के पास थी जो बाद में तबाह कर दी गई, इन्होंने दी। जैसे मैंने बताया नॉर्थ कोरिया के पास भी थी, इन्होंने दी उसको। तो इन्होंने सबसे पहले दुकानदारी न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की बात करते रहे पूरे वेस्ट वाले, उसकी धज्जियां उड़ा दी पाकिस्तान ने। वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो उस समय का पीरियड था जब पूरा फोकस वेस्ट का यूएसएसआर पे था, और यूएसएसआर पे को कंट्रोल करने के लिए, अफगानिस्तान में उनको भगाने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी, और उनका पूरा लाभ लिया पाकिस्तान ने। और पूरी जो है इस प्रकार से उन्होंने जो है अपना न्यूक्लियर व्यापार अपना बढ़ाया। एक जब ये पाकिस्तान की जरूरत वेस्ट को नहीं रही 2001 के बाद में, तो उस वक्त जब ये प्रोलिफरेशन की बात आई, हॉलैंड वालों ने देखा हमारी टेक्नोलॉजी चोरी करके गए हैं, तो उन्होंने तो 4 साल की इन एब्सेंशिया सजा भी दी AQ खान को, जो पाकिस्तान ने उसको बचाया, वहां पर उसको भेजा नहीं। और जब देखा कि अब पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आ रहा है कि इन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो सारी दुनिया को एक गलत तरीके से दी है, और हो सकता है कि सैंक्शन लग जाए, तो इन्होंने बलि का बकरा बना दिया AQ खान को। और AQ खान को समझाया कि भाई देखो, तुमको देश हित में ये स्टेटमेंट देनी है कि मैंने जो ये जितना भी लोग बाकी देशों को मैंने छुप करके ये टेक्नोलॉजी दी है, ये मेरा अकेले का काम था। जबकि सवाल क्या है कि ये इतना बड़ा जो उनका एटॉमिक प्रोजेक्ट चल रहा था, वो AQ खान का अकेले का तो था नहीं, वो लीड कर रहा था उसको। तो ये जो भी टेक्नोलॉजी थी, कि संभव है क्या कि अकेला एक साइंटिस्ट जो है, या एक लीडर है, या एक हेड ऑफ द प्रोजेक्ट है, वो बिना स्टेट की नॉलेज के दूसरे देशों को जाकर टेक्नोलॉजी भेजे? संभव ही नहीं था। तो ये पाकिस्तान ने किया, लेकिन सैंक्शन ना लगे और पूरे का पूरा ठीकरा AQ खान के ऊपर फोड़ दिया। और वो बंदा अभी हाल ही में उसका देहांत हुआ है, तो धीरे धीरे करके अलग अलग इंटरव्यूज में से उसकी बातें ये स्पष्ट होती रही कि जो कहा था उसने उस वक्त जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे, उनके कहने के हिसाब से ही ये सारी बातें की थी। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान का पूरा फोकस जो है वो रहता है, इट इज ए इंडिया सेंट्रिक कंट्री। कोई बात हो जाए, आज उन्होंने GDP का भी अपना अगर आकलन करना है तो पहले भारत पे आएंगे, क्योंकि भारत की GDP 7% पे ग्रो हो रही है, हम 3% पे क्यों हैं? वो सोशल पैरामीटर पे जाएंगे तो भारत का उदाहरण देंगे। किसी भी बात पे वो उनका जितनी भी आकलन होते हैं वो सारे के सारे भारत सेंट्रिक होते हैं, और ये इस पैराडाइम से उनको निकलना नहीं है, क्योंकि उनको अपने पास उनको कोई उनकी इकोनॉमी नहीं है, अपने पास में उनके पास में कोई रोड मैप नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि जब आवाम ये आकर के कहता है कि भाई आज आपके यहाँ पर गंदम जो है वो 100 रुपए किलो हो गई, शक्कर 150 रुपए किलो हो गई, उसको चुप कराने के लिए ये भारत की शत्रुता का डंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं। जब भी वहां पर किसी भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, बलूचिस्तान में मान लीजिए जब कोई वहां पर स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, उनको तो बलोचों को तो उन्होंने बहुत जबरदस्त दबा के रखा है। वहां पर कोई बात अगर प्रोटेस्ट पैदा होता है तो ये तब भारत के ऊपर आ जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बात होती है तब भारत के ऊपर आ जाते हैं। वहां पर एक इन्होंने एक जैसे तालिबान है अफगानिस्तान में, इस तरह से एक TTP है जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं। TTP में और तालिबान की विचारधारा में, आइडियोलॉजी में 1% भी फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तालिबान भी ये कहता है कि शरीयत का विधान लागू होना चाहिए, TTP भी कहता है शरीयत का विधान लागू होना चाहिए। अब पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान के अवाम को भूखा नंगा रखने के लिए वहां तो आप तो शरीयत करो,
ठीक है, लेकिन जब अपनी बात आती है तो वो कहते हैं नहीं, 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 हमको तो ये नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि आज अगर वो सब बातें करेंगे तो दुनिया के साथ में तो उनका जीना संभव नहीं रहेगा, व्यापार नहीं होगा, उनको आईएमएफ से लोन नहीं मिलेगा, एफएटीएफ की ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट। तो ये सारी बातें अपने, वो जो चीज अफगानिस्तान को देना चाहते हैं वो अपने यहाँ लागू नहीं करना चाहते। और टीटीपी वाले जो ये कहते हैं कि भैया तुम अफगानिस्तान में लागू करवा रहे हो तो अपने यहाँ पे तुमको लागू करवाने में क्या परेशानी है। वहां के तालिबान भी जो है वो तो आपकी आईएसआई के कहने पे ही चलते हैं ना। तो आप पाकिस्तान में क्यों फिर शरिया लागू नहीं करवाते? आप क्यों वहां पर बुरके के बिना लड़कियों को बाहर निकलने की जो है वो इजाजत नहीं देते? आप क्यों वहां पे जो है आपकी टीवी एंकर्स हैं वो आज जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में लोग आते हैं वैसे ही आप लोगों के साथ संबोधन कर रहे हैं। उनका कहना है कि चल इनको निकालो बाहर, कोई यहाँ पर तो औरतों का कोई काम नहीं है, ये मर्दों की जो है वो विरासत है, उनके पास में रहनी चाहिए, औरतों को शिक्षा का अधिकार नहीं। तो ये सारी बातें जब आप अफगानिस्तान में लागू करवाने चाहते हो तो टीटीपी कहती है कि आप अपने देश में भी तो लागू करवाओ उसको। तो उसके उसमें फिर इनका टीटीपी दुश्मन हो जाता है। उस वक्त फिर ये इल्जाम लगाते हैं कि भारत जो है वो टीटीपी को फंडिंग कर रहा है। तो भारत का उसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है? विचारधारा आपकी है, लोग आपके हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आपके हैं, हथियार आपके हैं, भारत उसमें क्या कर रहा है? भारत कहता है क्या कि भारत तो क्या है, भारत तो एक, हम तो एक मॉडर्न जो है वैचारिक कंट्री है, हम तो कहते हैं कि आगे बढ़िए, मानवतावाद की बात करते हैं, सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। आपकी तरह कोई इंक्लूसिविज्म की तो हमारी आइडियोलॉजी है नहीं। तो आप उस वक्त भी इनका अगर बलोच लिबरेशन आर्मी कुछ करती है या वहां पर बलोच रिपब्लिक आर्मी कुछ काम करती है या टीटीपी होती है तो सीधा भारत की तरफ देखते हैं। तो इनको किसी ना किसी प्रकार से भारत के साथ में पाकिस्तान को शत्रुता निभानी है। और हमारे अगर संदर्भ में देखेंगे तो हमको ये बात तय करनी है कि हम अपने विकास मार्ग पर चल रहे हैं, चलते रहेंगे, दृढ़ता से रहेंगे, आर्थिक विकास करते रहेंगे, सामाजिक विकास करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो हमने भूतकाल में गलतियां की थी वो गलती नहीं करेंगे। भूतकाल के इतिहास की गलतियां यदि हम देखेंगे तो ये था कि दुनिया, हम जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन दुनिया, बाकी की दुनिया में क्या हो रहा है उसकी तरफ से हम आंखें बंद करके चलते थे, उसका खमियाजा हमको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा। अब हम भुगतेंगे नहीं, ये हमको तय करना है। और पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, श्रीलंका क्या कर रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, विशेष रूप से पाकिस्तान के ऊपर हमको तीक्ष्ण दृष्टि रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर हमने इस प्रकार से रख करके चले और जो ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी है हमारी उसके ऊपर कायम रहे तो कोई वो दिन दूर नहीं है, हम तो दुनिया के एक सुपर पावर बनेंगे बनेंगे। लेकिन ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में ये देश जा चुका है और ये इसकी जो भाग्य में लिखा है इसको मिलेगा। इसके साथ ही मेरी आज की जो बात है मैं समाप्त करता हूं। मिलेंगे अगले समय। धन्यवाद।